किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, बेवजह बोझ दिल पर न कोई भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। सोचिए कि इंसान को पोलियो हो जाए फिर भी वो हार नहीं मानता है। एक इंसान चोट की वजह से 10 साल तक बिस्तर पर रहता है फिर भी मैदान पर वापसी करता है। एक इंसान हादसे का शिकार होता है, अपने पैर गंवाता है फिर भी खुद को साबित करता है। ये सिल्वर स्क्रीन पर उतारने जाने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये कहानियां रील नहीं, रियल है, एकदम सच। कहानियां जो संघर्षों की भट्टी में तप कर निकली हैं और पैरालंपिक के महासमर में चमकने को तैयार है। यानी आज शो में बात होगी उन खिलाड़ियों की जिनकी जिंदगी हमारी जिंदगी जितनी आसान नहीं थी, फिर भी वो अपने आप को विजेता साबित कर चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डेली बस शो। गुजरेंगे सियासत की गली से, जहां 2024 की जोर आजमाइश अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। 19 दलों की बैठक में सभी से एकजुट होने की अपील की। जानेंगे दो राजनीतिक दलों के बीच रंजिश कितनी ज्यादा बढ़ गई है। महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना हुई जो कि शिवसेना के जहन में भाजपा के लिए नफरत की सही तस्वीर पेश करती है। फिर जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रिटेन के उच्चायुक्त की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा और योगी सरकार की कोरोना प्रबंधन नीति की तारीफ हुई। यहां तक सब कुछ अच्छा था, आगे भी हो ऐसा जरूरी नहीं। पिछली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। योजना कई बार सुर्खियों में रह चुकी है। अब इसमें 935 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के मुताबिक निजी काउंसलिंग के जरिए मेडिकल कोर्स में प्रवेश लेना अवैध है। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दरवाजे से दाखिला लेने वाले छात्रों को लेकर और क्या कुछ कहा। बच्चों और कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। 3 खुराक वाला ये टीका 12 साल और अधिक उम्र के किशोरों को लगाया जाएगा। आखिर में बताएंगे पॉजिटिव खबर, वो कौन सा रास्ता है जो देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे कहा जाएगा। शो की शुरुआत राजनीति के साथ। 2024 विपक्ष के लिए कितना अहम है, इस सवाल का जवाब हाल फिलहाल की राजनीतिक गतिविधियों में ही छुपा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को 19 विपक्षी दलों के नेताओं संग बैठक की। बैठक का एकमात्र उद्देश्य था भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की कवायद। इसमें टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, एनसी, आरजेडी, एआईयूडीएफ समेत और भी कई दल के नेता शामिल हुए। 2 राजनीतिक दल इस बैठक से नदारद भी रहे। पहला बहुजन समाज पार्टी और दूसरा आम आदमी पार्टी। बसपा के अलावा सपा ने भी बैठक से दूरी बनाई और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना निमंत्रण ही नहीं मिला। ये पहला ऐसा मौका था जब सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को साथ आने की अपील की। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दलों को संगठित होना चाहिए। सरकार को विपक्ष की एकता की वजह से ओबीसी बिल में संशोधन करना पड़ा। इतना ही नहीं, सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से मॉनसून सत्र नहीं चल पाया। इसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि ये यूनिटी आगे के संसद सत्र में भी नजर आएगी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 2024 की लड़ाई। हम सब के अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित में हमें एक साथ आना होगा। आखिर में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी के प्रयासों में कोई कमी नहीं मिलेगी। शकील जमाली लिखते हैं, रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। ये बात महाराष्ट्र की है। 2 राजनीतिक दलों की जो एक जमाने में दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। यानी घटना के केंद्र में मौजूद 2 दल हैं, शिवसेना और भाजपा। महाराष्ट्र के मुंबई में 19 अगस्त 2021 को भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इसमें कोरोना संबंधी नियमों की खूब अनदेखी हुई। इसके बाद कुल 19 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने शिवाजी पार्क जाकर बाला साहब ठाकरे के समाधि स्थल पर फूल चढ़ाया। ये बात शिवसेना के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आई। केंद्रीय मंत्री के जाते ही वहां शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता आए और गोमूत्र दूध से बाला साहेब ठाकरे स्मारक को शुद्ध किया। ऐसा करने वाले शिव सैनिकों का कहना है कि राणे ने बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा को अपवित्र किया। इसके पहले शिवसेना सांसद संजय राउत और विनायक राउत ने राणे के बाला साहेब समाधि स्थल पर जाने का विरोध किया था। इस घटना पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं की तुलना तालिबान से की। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के स्मारक की सफाई करने वाले लोग जंग खाए तालिबान विचारधारा के हैं। जिन लोगों ने काम किया है वो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को नहीं समझते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की संस्कृति में अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाई है। ये तालिबानी सोच का परिणाम है। अगली खबर चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से। बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शिक्षा, निवेश, सस्टेनेबिलिटी और क्राफ्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
इसके बाद ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि उनके बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। यूनाइटेड किंगडम और उत्तर प्रदेश को साथ मिलकर नए प्रतिमान स्थापित करने हैं। ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर भी योगी सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी कि OGOP को शानदार बताया। इससे स्थानीय स्तर के खास उत्पादों और उत्पाद से जुड़े पारंपरिक कलाकारों को भी पहचान मिलेगी। एलेक्स एलिस के मुताबिक ब्रिटेन सरकार इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत और गुणवत्ता के लिहाज से प्रतियोगी बनाने के लिए डिजाइनिंग, पैकेजिंग और तकनीक में मदद करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलेक्स एलिस टेक्सटाइल, लेदर, स्वास्थ्य, MSME जैसे लोकल क्राफ्ट के क्षेत्रों से जुड़े हैं। उन्होंने पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, इसके तहत आने वाली कई योजनाओं में 935 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बात सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि MIS के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय से कुछ डेटा मिला है। इस डेटा में बताया गया कि इस वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों यानी कि सोशल ऑडिट यूनिट ने किया है। इसके मुताबिक राशि का लगभग 12.5 करोड़ रुपए यानी कि 1.34% ही वसूल किया जा सका है। फिलहाल पूरे मामले से संबंधित डाटा पब्लिक डोमेन में है, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इस पर किसी भी तरीके का एक्सेस मुश्किल है। ये डेटा वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 तक का है। पिछली बार इस प्रकरण से जुड़ा डेटा 2017-18 में साझा किया गया था। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 2.65 लाख ग्रामीण पंचायतें हैं। बीते 4 सालों में कम से कम एक बार सोशल ऑडिट यूनिट किया गया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 55,659 करोड़ रुपए जारी किए थे। 2020-21 तक ये राशि बढ़कर 1,10,355 करोड़ हो गई थी। योजना पर कुल खर्च 2017-18 में 63,649 करोड़ रुपए था और 2020-21 में ये 1,11,405 करोड़ रुपए हो गया था। कुल मिलाकर सोशल ऑडिट यूनिट से वित्तीय हेराफेरी की बात सामने आई है। इसमें रिश्वतखोरी, गैर मौजूद व्यक्तियों, विक्रेताओं को उच्च दरों पर खरीदी गई सामग्री के लिए भुगतान शामिल है। आर्थिक गड़बड़ी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों की ग्राम पंचायतें शामिल हैं। अब देश की सबसे बड़ी अदालत के एक आदेश की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी काउंसलिंग के जरिए मेडिकल में दाखिला लेना अवैध है। पिछले दरवाजे से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है। 2016-17 सत्र में MBBS छात्रों ने सहारनपुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया है। ये फैसला जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने सुनाया। याचिका दायर करने वाले छात्रों का कहना था कि लोकल मेडिकल कॉलेज ने काउंसलिंग का आयोजन किया था। इसके जरिए ही उन्हें दाखिला मिला था और उन्होंने पहले और दूसरे साल की परीक्षा भी पास की थी। वहीं MSI और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इन छात्रों को पिछले दरवाजे से प्रवेश दिया गया है। ये दाखिला लोकल मेडिकल कॉलेज और छात्रों की मिलीभगत का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने और सभी तथ्यों की विवेचना करने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसमें नीट 2016 के आधार पर प्रदेश में MBBS और BDS में प्रवेश को देखते हुए इन संस्थानों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया तय की गई थी। हालांकि अल्पसंख्यक संस्थानों में कुछ विशेष समुदाय के छात्रों को सीधे प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस अधिसूचना से साफ है कि दाखिला छात्रों के केंद्रीय काउंसलिंग के आधार पर ही होगा। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने देश का मान रखा, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। 24 अगस्त से पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली है। 136 देशों के 4,400 खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं। कुल 22 खेलों की 540 प्रतिस्पर्धाओं में से भारत का 54 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। रियो पैरालंपिक में भारत ने 2 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 4 पदक जीते थे, लिहाजा इस बार भी उम्मीदें काफी हैं, खासकर उन खिलाड़ियों से जिनके लिए जिंदगी आसान नहीं थी, फिर भी वो मैदान पर उतरने वाले हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी अद्भुत और अलहदा खिलाड़ियों के बारे में। सूची में सबसे पहला नाम है सोमन राणा। शिलांग के रहने वाले सेना में हवलदार सोमन शॉटपुट की F57 प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। सेना में रहे सोमन अच्छे मुक्केबाज भी थे। 2006 के दौरान जम्मू और कश्मीर में एक साइन विस्फोट हुआ जिसमें उन्होंने अपना पैर गंवा दिया। इसके बाद वो खेल की दुनिया से बहुत दूर हो गए। फिर उनकी मुलाकात कर्नल गौरव दत्त से हुई और यहाँ से उनकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई। वो दोबारा खेल के मैदान पर उतरे और पूरे दमखम के साथ उतरे। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं, लिहाजा देश को उनसे काफी उम्मीदें हैं। इसके बाद बात पश्चिम बंगाल से आने वाली सकीना खातून की, जिन्होंने पोलियो की मार झेली, गरीबी और लाचारी झेली, फिर भी एक शानदार पावर लिफ्टर बनी। वो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला पैरा एथलीट है।
बचपन में ही वो पोलियो का शिकार हो गई थी। उनकी जिंदगी बचाने के लिए कुल 4 ऑपरेशन तक करवाने पड़े थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। डॉक्टर्स और करीबियों के सुझाव पर तैराकी शुरू की। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार हुआ और 2010 में उन्होंने तैराकी छोड़कर पावर लिफ्टिंग करना शुरू किया। इसीलिए अब वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके बाद नाम आता है बीएसएफ में रहे विनोद का, जो 10 साल तक बिस्तर पर रहे, फिर भी हार नहीं मानी। 2002 के दौरान वो लेह में ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी उनके पैर में गंभीर चोट आई थी। उन्हें डिस्कस थ्रो F56 का अभ्यास करते हुए महज 4 साल हुए हैं। इसके बावजूद वो दुबई के फाजा पैरा एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। संघर्षों की दुनिया से आने वाला एक और नाम है कशिश लाकड़ा। ऐसी शख्सियत जो सड़क हादसे का शिकार हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी जिंदगी महज 48 घंटे की है। गलती से बच भी गई तो बिस्तर से उठ नहीं पाएंगी। लेकिन कशिश ने इन सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। वो बताती हैं कि वो 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी वाकई खत्म हो चुकी है। 4.5 महीने के इलाज के बाद उन्हें लगा कि स्थिति बेहतर हो सकती है। उन्होंने सत्यपाल सर के कहने पर क्लब थ्रो में हाथ आजमाना शुरू किया। बहुत जल्द आश्चर्यजनक नतीजे हासिल हुए। अपने हौसलों से सभी को हैरान करने वाली कशिश कई बार जीत चुकी है। आखिर में हमारे पास आपके लिए एक पॉजिटिव खबर है। भारत में 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के किशोरों के लिए कोविड विरोधी टीका आ चुका है। औषध महानियंत्रक DCGI ने कैडला हेल्थकेयर के स्वदेश में विकसित जाइकोव-डी के आपात इस्तेमाल की आज इजाजत दे दी है। 3 खुराकों वाला यह टीका DNA आधारित है और इसमें सुई का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा। इसे सामान्य तापमान पर भी 3 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव खबर है। चंडीगढ़ और दिल्ली रोड देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बन चुका है। देश का पहला सौर ऊर्जा वाला स्टेशन भी यही है। इसके हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशंस भी होंगे। अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं और अब हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, लेकिन उससे पहले कल पूछे गए सवाल का जवाब दे देते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट को आज तक कितनी महिला जस्टिस मिल चुकी हैं, तो उसका जवाब है 8। वही हमारा आज का सवाल है कि रियो पैरालंपिक में भारतीय दल ने कितने मेडल हासिल किए हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके बताइए, बाकी इसका जवाब हम अपने अगले शो में देंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।